हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज हम आवर टेक्स्ट बुक पढ़े में क्लास 12th की अपनी पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 4 भारत के विदेश संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मेनली भारत की विदेश नीति और भारत के पाकिस्तान और चाइना से कैसे संबंध रहे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4, भारत के विदेश संबंध। सब टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, यानी कि इन द कंटेस्ट ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो सिचुएशंस। उस वक्त दुनिया में क्या हो रहा था। पहले पैरे में देखिए, मैंने 3 आपके हेडिंग बनाकर यहाँ पर दे दिए हैं, जो सार है उन पैराग्राफ्स का। पहला पैरा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद हमें विरासत में देकर गए थे अंग्रेज। हमारी आंतरिक समस्याएं तो थी ही, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी जो है वो बहुत यहाँ छोड़ कर गए अंग्रेज। और दूसरे पैराग्राफ में है विदेश नीति के लक्ष्य। अब हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसने अपनी विदेश नीति बनानी थी और उसके 3 प्रमुख लक्ष्य रखने थे। पहला था दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी और देश के अंडर ना होना, किसी देश का, उसकी खुद की ही सरकार होना वहां पर। और दूसरा विश्व में शांति। और तीसरा अपनी सुरक्षा, बाहरी और भीतरी दोनों। इन 3 लक्ष्यों को सामने रखकर हमने विदेश नीति बनानी थी। लास्ट वाले पैरे में ये है कि हम जब विदेश नीति बना रहे थे तो बहुत सारे कियोस जो है वो दुनिया में चल रहे थे। हमारा देश एट द एज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1945 में ख़त्म हुआ, बिल्कुल उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। बहुत उलट पलट चुका था उस टाइम दुनिया में, बहुत कुछ, पूरी अशांति छाई हुई थी। और बिल्कुल इसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। विश्व 2 गुटों में बंट गया, एक अमेरिकी गुट और एक रूसी गुट। और अब भारत को इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना था। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या भारत को इन 2 गुटों में से किसी एक गुट को चुनना पड़ा या उसने चुना, क्योंकि भारत नया नया स्वतंत्र राष्ट्र था और उसे ये जो बड़े देश थे ये हावी थे दुनिया पे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता था छोटे देशों को। तो क्या वो किसी एक गुट में शामिल हो गया? आंसर है नहीं। तो फिर क्या उसने कोई ऐसी नीति बनाई जो सफल हुई? आंसर है हाँ। वो नीति क्या थी? गुट निरपेक्षता की नीति। तो भारत की विदेश नीति क्या थी? गुट निरपेक्षता की नीति। ये आपको क्वेश्चन आता है। इसमें गुट निरपेक्षता का अर्थ पहले हम जानेंगे। गुट का मतलब दोनों गुट, अमेरिकी रूसी गुट। निर मैंने नहीं, पक्ष मैंने पक्ष नहीं लेना, यानी कि भारत ने इन दोनों गुटों में से किसी का पक्ष नहीं लिया। एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई, फॉरेन पॉलिसी बनाई। इस पहले पैराग्राफ में है कि स्वतंत्रता से पहले ही हमारे बहुत सारे देशों के साथ संबंध बन गए थे। एग्जाम्पल लिया इसमें सुभाष चंद्र बोस ने, जैसे बाहर जाकर जापान में जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो दूसरे पैरे में जो है कि जो हमने, जो भारतीयों ने इन परिस्थितियों में रहते हुए भी ही अपने हितों को साधना था, अपनी विदेश नीति को बनाना था। 4 बड़े जो है वो चीज़ें उस वक़्त विश्व में हो रही थी। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस दौर में हुई। दूसरा, परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। तीसरा, चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। चौथा, अनोपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण नहीं है, लगा हुआ है, यानी कि साम्राज्यवाद का अंत। ये 4 चीजें इस दौर में हुई थी। तो इन चीजों को देखकर ही हमारी फॉरेन पॉलिसी बननी थी। तो चलिए जानते हैं विदेश नीति में नेहरू की क्या भूमिका थी। नेहरू प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक विदेश मंत्री भी थे, जिनका 1946 से 64 तक इसकी रचना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अपनी सुरक्षा, विश्व शांति और आर्थिक विकास करना। कुछ नेता हालांकि भारत में ऐसे थे जिनमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। कुछ पार्टियां थी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी,
जो कि चाहते थे कि भारत अमेरिकी गुट में चला जाए। अब 2 खेमों से दूरी, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने एक ऐसी विदेश नीति बनाई जो कि विश्व में शांति बनाकर रखे, और उसके लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। हालांकि इसको संतुलित रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। उधर ये नेटो बना लिया अमेरिकी गुट ने, और वार्सा पैक्ट बना लिया रूसी गुट ने। दोनों सैनिक संगठन थे, अब वार्सा पैक्ट नहीं है। नेटो एक ऐसा सैनिक संगठन है जो अब तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए कि भारत ने कैसे संतुलन किया। जैसे 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र के साथ स्वेज नहर पे जो है वो आक्रमण करके जो है वो गलत किया था, तो उसका भारत ने विरोध किया। उसी तरह रशिया ने जो है हंगरी पर आक्रमण किया, भारत ने उसका भी विरोध किया। यानी कि संतुलन में रखा, क्योंकि भारत को दोनों की जरूरत थी। और लास्ट पैरा में है कि अमेरिका और धीरे-धीरे जो है वो भारत के संबंधों के बीच में खटास पैदा हो गई। 2 बड़े कारण थे। एक तो पाकिस्तान ने अमेरिकी सैन्य संगठन में वो शामिल हो गया, और दूसरा अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भारत रूस के साथ जो दोस्ती बढ़ा रहा था। लास्ट पैराग्राफ में ये है कि हमें भई अब प्रगति के लिए आयात-निर्यात की जो हमारे पास होनी चाहिए थी सुविधाएँ, वो नहीं थी। अमेरिकी गुट और रूसी गुट में संतुलन बनाने की कोशिशों के साथ-साथ जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आकार और उसकी स्थिति और अब ताकत को पहचानते हुए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा देश था, भौगोलिक आकार के हिसाब से भी और जनसंख्या के आधार पर भी, और सबसे बड़ा लोकतंत्र था। इसकी शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने अफ्रीकन और एशियाई देशों को एक करने की कोशिशें तेज कर दी। 1947 मार्च में उन्होंने अ, विभिन्न नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क किया और एक एशियाई संबंध सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी में भी पूरा-पूरा सहयोग दिया। भारत चाहता था कि वो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो, और उन्होंने 1955 में बांडुंग शहर में, जो इंडोनेशिया का एक शहर था, उसमें अफ्रो एशियाई सम्मेलन बुलाया 1955 में। और ये बांडुंग सम्मेलन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, देखिए हमने खुद गुटनिरपेक्षता अपना ली, लेकिन इसको और देशों तक ले जाना था, पूरे विश्व तक पहुँचाना था, अपने जैसे ही देशों को इसमें शामिल करना था, तो इसलिए इसको आंदोलन कहा गया। इस उसकी नींव पड़ी थी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बांडुंग सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में सितंबर में बेलग्रेड में हुआ, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नेहरू की रही। आगे हम पढ़ेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष। अब आ गया भाई, अपने देश में आ जाइए, विश्व से निकलकर अब हमारा पड़ोसी देश क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिकी गुट को अपना लिया, और लेकिन चीन के साथ भारत के शुरू में बहुत अच्छे संबंध थे। चीनी क्रांति 1949 में हुई, और सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार जो बनी उसको मान्यता देने वाला देश भारत ही था। और नेहरू को तो इतना विश्वास था चीन के ऊपर, हिंदी चीनी भाई भाई एक नारा भी बना था। हालांकि वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको चीन पे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा था नेहरू को। उन्होंने बॉर्डर पे, भारत चीन के बॉर्डर पे सेना नहीं बिठाई हुई थी, उन्होंने अर्धसैनिक बल रखे हुए थे सीमा पर। उनको पता था कि उनको ये था कि चीन कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता, बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन चीन का आक्रमण 1962, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। क्यों खटास आई थी दोनों के रिश्तों में? 2 बड़े कारण थे। एक तो चीन ने 1950 में जब तिब्बत पर कब्जा किया, शुरू-शुरू में तो भारत ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में ये बात बढ़ी, हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। तो धीरे-धीरे तिब्बत की संस्कृति को जो है कुचलना शुरू कर दिया, और ऐसी खबरें आने लगी जिससे भारत जो है वो बहुत दुखी था। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भी भारत से राजनीतिक शरण मांगी,
जो भारत ने 1959 में 59 में दे दी और दलाई लामा जो है वो भारत आ गए और चीन जो है इससे नाराज हो गया। सेकंड पैराग्राफ में है कि दूसरा, पहला विवाद तिब्बत का हो गया, दूसरा विवाद है जो सीमा का विवाद था। अंग्रेजी शासन के समय ही भारत और चीन की सीमा निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन बाद में चीन ने इसको मानने से इनकार कर दिया, जो मोस्टली लद्दाख का अक्साई चीन का हिस्सा था और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से थे जिन पर वो अपना अधिकार जमा रहा था। और पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश भी कहा जाता था। क्या हुआ कि 1957 के बाद चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इसमें अपनी सड़कें वगैरह बनानी शुरू कर दी। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बहुत बार बात हुई, लेकिन बात बन नहीं सकी। आखिरकार 1962 में, नेक्स्ट पैराग्राफ, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, दोनों तरफ से, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भी और लद्दाख की तरफ से भी। लद्दाख की तरफ भारतीय सेना मजबूती में थी तो वो मजबूती से लड़ी, लेकिन इधर जो है क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो चीन ने जो है अपनी जब बढ़त बनानी चाहिए तो उसकी बढ़त को भी रोक लिया गया। लेकिन चीन ने पूर्व में लद्दाख का अक्साई चीन का इलाका हथिया लिया। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर लौट आई। लास्ट पैराग्राफ में है कि इसके इम्पैक्ट क्या हुए इस भारत चीन युद्ध के, यानी कि प्रभाव क्या हुए। पहला, भारत को ब्रिटेन और अमेरिका से सैन्य मदद लेनी पड़ी और बड़ी नोट करने वाला पॉइंट है कि सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ रहा, यानी कि ना हाँ में ना ना में, दूर रहा। भारत की इसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। कई सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ले लिया। तत्कालीन रक्षा मंत्री जो कि उनके नेहरू जी के मित्र भी थे, कृष्णन मेनन, उनको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया नेहरू जी के खिलाफ कि आपने चाइना पर ज़रूर से ज़्यादा भरोसा किया और लोकसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई और बाद में कांग्रेस की छवि इतनी खराब हो गई कि उपचुनाव में भी जो बाद में इसके बाद हुए उनमें भी कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। तो ये किसके राजनीतिक प्रभाव थे इस युद्ध के। नेक्स्ट पेज पे आइए, इसमें 2 पैराग्राफ हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीन के आक्रमण का दूसरा जो है राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा कि पहले पैरे में हमने जो सत्ता में पार्टी थी प्रधानमंत्री नेहरू की, उस पर प्रभाव पड़े और इसका जो असर है वो विपक्षी दलों पर भी पड़ा। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको भाकपा भी कहा जाता है, उसके अंदर जो है वो उठापटक मच गई। सोवियत संघ का जो पक्षधर खेमा था वो तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही रहा, लेकिन कांग्रेस से जो नज़दीकी बनाना चाह रहा था खेमा, वो जो है वो कुछ समय के लिए जो चीन का पक्षधर भी रहा और ये कांग्रेस के साथ किसी भी नज़दीकी के खिलाफ था। अब उसने कांग्रेस की से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और वो CPIM यानी कि माकप्पा बन गई और 1964 में ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूटकर 2 हिस्से हो गई। अगले पैराग्राफ में है कि चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय नेताओं का पहली बार ध्यान पूर्व के, जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि आदि, इनकी तरफ पहली बार गया। चीन युद्ध के तुरंत बाद जो है वो प्रधानमंत्री नेहरू ने और सभी लोगों ने जो है वो इनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। पहला काम क्या किया, नागालैंड को प्रांत बना दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें भी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिल गया। अब हम करेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, ये हमारा टॉपिक है। पहले पैरा में कश्मीर की समस्या को लेकर स्वतंत्रता के एकदम बाद जो है वो संघर्ष पाकिस्तान से छिड़ गया। पाकिस्तान उसको 1947 से पहले से अपना हिस्सा मानता था और एक छाया युद्ध किया पाकिस्तान ने। आमने सामने की टक्कर नहीं ली, एक छाया युद्ध मतलब छद्म युद्ध कहते हैं। उसने वहां पर जो हमारे कश्मीर के बॉर्डर पे जो कबीलाई एक
टाइप ऑफ पीपल होता है, उनकी सहायता से जो है वो भारत के कश्मीर के हिस्से पर आक्रमण कर दिया और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है के पास ये मसला चला गया। तो भारत की शिकायत करने पर अगले पैरे में है कि दोनों में फिर सहयोग संबंध स्थापित हुए, महिलाएं अपहृत हुई थी, वो एक दूसरे को एक्सचेंज हुई, नदी जल की हिस्सेदारी पर सिंधु नदी जल संधि 1960 में दोनों में हस्ताक्षर हुए। अगले पैरे में है कि फिर भी पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर, पाकिस्तान ने किया है भारत पर आक्रमण 1965 में गुजरात के कच्छ इलाके से और बाद में जम्मू कश्मीर की तरफ से। उसको ये था कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो हमारा सहयोग देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है भारतीय सेना को आदेश दिया कि वो पंजाब की तरफ से आक्रमण करें और भारतीय सेना सक्सेसफुल हुई और लाहौर तक पहुंच गई। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से ये जो चीज़ें हैं वो युद्ध जो है वो ख़त्म हुआ और लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। दोनों ताशकंद गए, कहाँ है? रशिया में। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूं कि जब ये ताशकंद समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री रशिया में थे, तो रात को वो सोए और सुबह उठे ही नहीं, यानी कि डेथ हो गई। और ये मिस्ट्री अब तक कैसे हुई ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इससे दोनों देशों की बहुत क्षति हुई। आगे है बांग्लादेश युद्ध 1971। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अब आ चुकी थी एज अ प्रधानमंत्री। अब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का मैंने आपसे जिक्र किया था कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ था, पश्चिमी जो अब है, दोनों में अलग अलग पार्टियां जीत गई और वो जो पश्चिम वाली है जो अब पाकिस्तान है वो उस पर दबाव डाल रही थी। और शुरू से ही उन लोगों को, पूर्वी पाकिस्तान वालों को शिकायत थी कि क्योंकि दूर था ना बहुत वो हिस्सा, कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो इसलिए वो उनसे जो है वो नाखुश भी थे। लास्ट पेज पे आपने देखा कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने जो पूर्वी पाकिस्तान था बंगाल के साथ वाला, उसमें जबरदस्त जो है वो जीत हासिल की और पाकिस्तानी सेना इसको स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। 1971 में वहाँ का जो मुक्ति संग्राम चला, उसका भारत ने नैतिक समर्थन दिया। बहुत सारे शरणार्थी वहां से भारत में प्रवेश कर गए, 80 लाख की संख्या यहाँ पर बताई है पूरे साल में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में था कि पाकिस्तान ने क्या किया कि अमेरिका और चीन से मदद ले ली, यानी कि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान की मदद की। तो भारत ने भी इस चीज को देखते हुए रशिया की तरफ अपने जो है कदम बढ़ा दिए और 1971 में उनके साथ मित्रता करते हुए संधि पर हस्ताक्षर किए, 20 वर्षीय संधि जिसका नाम है, और जिसमें रूस ने भारत को ये कहा कि कुछ भी हो, कोई भी युद्ध हो, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और लास्ट पैरा में भारत का पाकिस्तान युद्ध 1971 का। अब 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण व्यापी युद्ध छिड़ गया। पंजाब और राजस्थान के से हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से, जबकि जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने मोर्चा खोला और स्थानीय लोगों ने जो है स्थानीय जो लोग थे वो पाकिस्तान को क्योंकि पसंद नहीं करते थे, इंदिरा गांधी ने वहां पर भारतीय सेना को भेजा उनकी मदद के लिए और ढाका जो राजधानी थी, तीन तरफ से उसको घेर लिया और 90,000 सैनिकों को हराकर पाकिस्तान के उनको आत्मसमर्पण करवाया और एक अलग राष्ट्र की स्थापना की, यानी कि वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा जीत कर बंगालियों को ही दे दिया और बांग्लादेश उसका नाम रख दिया जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है हमारा। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो में शिमला समझौता हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बड़ी जीत को लेकर भारतीय जनता बहुत उत्साहित थी। इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता बन गई। उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में 1971 के थे भारी विजय मिली और आगे आने वाले जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव थे उनमें भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती। लेकिन इन युद्धों के चक्कर में जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, नियोजित विकास की नीति थी, उसको बहुत गहरा धक्का लगा क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है, सारा पैसा रक्षा पर ही खर्च हो गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 61 से 66 थी, उसको फिर 3 सालों में एक-एक वर्षीय बनाकर जो है वो लागू किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना 69 में ही शुरू हो पाई। भारत की परमाणु नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने 1974 मई में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था क्योंकि नेहरू जो जो थे वो औद्योगिकरण और
पर यानी कि टेक्नोलॉजी पर जो है बहुत विश्वास रखते थे, जो कि परमाणु कार्यक्रम जो है उसका एक हिस्सा था। 1940 में ही हमारे जो साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन हमारी परमाणु जो कार्यक्रम है उसका एकमात्र जो लक्ष्य जो था वो अपनी रक्षा करना था, किसी के छोटे देशों को डराने के लिए नहीं था। हमारी देखा-देखी 64 में चीन ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। उस समय यूएनओ में अणु शक्ति संपन्न बिरादरी, यानी कि जिनपा के पास बहुत सारे परमाणु हथियार थे, वो थी यूनाइटेड नेशन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना भी। इन्होंने क्या किया, 1968 में एक परमाणु अप्रसार संधि बनाई और छोटे देशों को और दूसरे देशों को बोला कि इस पर साइन करो, थोपने की कोशिश की, ताकि वो उनके मुकाबले में परमाणु हथियार ना बना सकें। लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। लास्ट पैरे में 1973 में अरब-इज़राइल युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि जो है अरब राष्ट्रों से तेल आता था, उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई युद्ध के कारण, और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे गहरा झटका पहुंचा। वाइंड अप करते हुए कहता है कि चाहे विपक्ष का एक काम होता है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, लेकिन विदेश नीति को लेकर इतने 1962 से 1972 के बीच में जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने किसी ने भी विदेश नीति को बदलने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रीय अखंडता, अपनी सीमा रेखा को बचाने के लिए और राष्ट्रीय हित के मसलों पर सभी एक थे। मैं यहाँ पर एक मैप डाल रही हूँ, जिन बच्चों को अभी भी ये पता नहीं कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान कौन से थे। पूर्वी पाकिस्तान उसमें देखना जो अब बांग्लादेश बन चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अपने नए लेसन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ। न्यू व्यूअर्स, थैंक यू।